हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से जो आपका सब्जेक्ट है एंशियंट सोसाइटीज, और इसका जो ये मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन आंसर्स जो बनते हैं हिंदी मीडियम में आपको करवाने वाला हूं। और फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मोस्टली यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। हिस्ट्री मेजर का आपका ये सब्जेक्ट है। आप डीयू रेगुलर में हो, एसओएल में हो या एनसीवेब में हो, सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल है क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम आपके सामने लिखा हुआ है। आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। एकलव्य स्नातक 1 आपको सर्च मारना है और वहां पे आपको सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सभ्यताओं की उत्पत्ति एवं विकास के लिए उत्तरदायी सभी कारकों की चर्चा करें। यानी कि दुनिया भर में जो सभ्यताएं आई उनका विकास कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति के लिए क्या कारक उत्तरदायी है। सबसे पहले है भूगोल। जो आपका भौगोलिक पर्यावरण होता है आसपास, जैसे उपजाऊ भूमि होना और जल के स्रोत आसपास होना, प्राकृतिक संसाधन होना, जहां पर कृषि आसानी से हो सके, अक्सर वहीं पर लोग वहां पर अपनी सभ्यता बनाते हैं। फिर चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो जो जो है सिंधु नदी के पास थी, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जो दजला फरात नदी या टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी जिसको कहते हैं उसके पास थी, नील नदी की सभ्यता हो। अक्सर सभ्यताएं जो होती हैं वो नदी के पास में पाई जाती हैं। फिर है कृषि। जो लोग खाना बदोश होते थे, खाने की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते थे, शिकारी संग्रहकर्ता जो लोग थे, जब उन्होंने अपनी ये जीवन शैली छोड़कर स्थिर कृषि की ओर बदलाव करा तो उससे क्या हुआ, फसलों की खेती करने की क्षमता जब उनके अंदर आई तो उनके पास अधिशेष बचने लगा। यानी कि फसल एक्स्ट्रा बचने लगी। धीरे धीरे उनको भोजन मिलने लगा एक जगह टिक कर, जिससे जनसंख्या वृद्धि हुई एक जगह के अंदर। और इसके अलावा समाज के अंदर भाई एक कैटेगरी बनने लगी। जब लोग टिक कर एक जगह रहते हैं तो ये पता चलता है समाज में किसकी हैसियत ज्यादा है, किसकी हैसियत कम है। फिर है प्रौद्योगिकी और नवाचार। धीरे धीरे उपकरणों की खोज हुई, सिंचाई की प्रणालियां विकसित हुई, धीरे धीरे और भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स होती गई। उदाहरण के लिए लिखने की जो कला थी, लेखन प्रणाली का विकास होने लगा, आविष्कार हुआ, लोग रिकॉर्ड रखने लगे और आने वाली पीढ़ियों के बीच ज्ञान का प्रसार होने लगा। लिखने से आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ सकती थी कि भाई हिस्ट्री में क्या हुआ था। सामाजिक संगठन और शासन। धीरे धीरे समाज जो है वो संगठित रहने लगा, शासन प्रणालियां आने लगी, चाहे राजतंत्र हो। धीरे धीरे शहर राज्य या नगर राज्यों का उद्भव होने लगा, या धीरे धीरे राजनीतिक संगठनों का उदय होने लगा, जिससे एक राजा होने लगा पूरी सभ्यता का और वो पूरी सभ्यता को संभालने लगा। व्यापार और आर्थिक नेटवर्क। धीरे धीरे पड़ोसी समुदायों के साथ जो है सभ्यताओं के लोगों ने बातचीत करी, व्यापार मार्ग खोजे। धीरे धीरे वस्तुओं को लोगों ने बेचना शुरू करा, विचारों का आदान प्रदान होने लगा, सांस्कृतिक जो है आदान प्रदान होने लगा। आप जब किसी दूसरे जगह व्यापार करने जाते हो तो उनका कल्चर आपको पता चलता है, आपका उनको पता चलता है, तो इससे आर्थिक विकास होने लगा। सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास। धीरे धीरे होता क्या है, एक जैसे जब सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास होते हैं तो अक्सर एक सभ्यता की पहचान बनने लगती है, एकता की भावना आने लगती है। जब लोग एक जगह पर रहते हैं, एक ही भगवान को मानते हैं, एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं, टिक कर एक ही जगह पर, तो धीरे धीरे वो एक सभ्यता बनती जाती है। फिर है जलवायु और पर्यावरणीय कारक। देखो, पर्यावरण परिवर्तन जैसे जलवायु में उतार चढ़ाव होना ये सभ्यताओं की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। अगर कठोर परिस्थितियां होंगी या प्रवास, आप कह सकते हो जब बहुत ज्यादा कठोर परिस्थितियां होती हैं तो प्रवास करते हैं लोग, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जबकि जलवायु अच्छी अनुकूल होगी तो एक सभ्यता का विकास हो सकता है उस जगह पर। सैन्य और रक्षा। देखो, बाहरी खतरों से बचाव की जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी होती है और जो सभ्यताएं स्वयं की रक्षा करने में सक्षम होती हैं अक्सर वही सभ्यता टिकती हैं और अपना विस्तार करती हैं। उसके बाद जनसांख्यिकी यानी कि जनसांख्यिकी। जनसंख्या का आकार यानी कि कितनी बड़ी जनसंख्या है और उसकी संरचना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बढ़ती जनसंख्या से क्या होता है, आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ती हैं, लोग सामान खरीदने बेचने लगते हैं, काम धंधा करने लगते हैं। लेकिन इसके लिए एक शासन भी अच्छा होना चाहिए और संसाधन जो है आपके पास वो अच्छे से आपको मैनेज करने आने चाहिए, जब भी एक सभ्यता का विकास होता है। संकट और अनुकूलन मीन सभ्यताओं को अक्सर युद्ध की स्थिति का सामना करना पड़ता है, अकाल का सामना करना पड़ता है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। तो होता क्या है, धीरे धीरे
जब इन चुनौतियों को आप देखते हो तो आप खुद को इनके अनुकूल जब ढालने लग जाते हो, आप जब आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है इन प्रॉब्लम से निपटने की, सो एक सभ्यता बहुत स्ट्रांग होती है और उसका विकास होता है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, कांस्य युग से आप क्या समझते हैं? सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में इसके महत्व पर चर्चा करें। देखो, कांस्य युग क्या है? मानव इतिहास का एक वो टाइम था जिसमें औजारों और हथियारों और बहुत सारी कलाकृतियों के लिए कांस्य का यूज होता था। तांबे का और टिन का मिश्रण ये धातु होता है, यानी कि तांबा और टिन को मिक्स करके ये बनता है। आमतौर पर लगभग ये 3300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक था, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम पर कांस्य युग आया। इस युग में धातु विज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोगों ने धातुओं से बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी शुरू कर दी। और मैं अगर आपको बताऊं, तकनीकी टेक्नोलॉजी जो थी हमारी वो आगे बढ़ने लगी। कांसे के उत्पादन और उसके साथ काम करने की क्षमता ने एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग को आगे बढ़ाया। जो कांसे के उपकरण होते थे, हथियार होते थे, पत्थर या तांबे से बने जो हथियारों की तुलना में बहुत ज़्यादा टिकाऊ और कुशल होते थे। सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापार, टिन जो कि कांसे का ही एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि टिन से जुड़कर ही वो बनता है कांसा, तो उसकी मांग के कारण कई क्षेत्रों के बीच व्यापार बढ़ने लगा। और व्यापार होगा तो भाई सांस्कृतिक लेन देन भी होगा, मतलब आदान प्रदान होगा। आप किसी दूसरी संस्कृति में जाओगे बेचने, उसकी संस्कृति आप सीखोगे। तो इससे वस्तुओं का, विचारों का और टेक्नोलॉजी का आवागमन होने लगा एक जगह से दूसरी जगह से, जिससे कई सभ्यताओं के लोग आपस में जुड़े। शहरीकरण और विशेषज्ञता, जो कांस्य युग था उसमें शहरी केंद्रों का बहुत ज़्यादा उदय हुआ और समाज पूरा एक प्रॉपर बनने लगा। धातु विज्ञान का विकास होने लगा, जिससे कृषि में लोग कुशल हो गए और जिससे जनसंख्या वृद्धि होने लगी। भाई कृषि अच्छी होगी तो एक जगह पर लोग टिक कर रहेंगे, ठीक है, एक जगह टिक कर रहेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी। सैन्य प्रगति, तलवार और भाले जैसे कांस्य हथियारों ने भी भाई सेना को बहुत लाभ दिया। इससे युद्ध की रणनीति में बदलाव आ गया और अच्छे से लोग और संगठित होकर रह पाए। फिर है कलात्मक और स्थापत्य उपलब्धियां। देखिए यहाँ पे है कि कांसे का उपयोग औजारों और हथियारों से आगे बढ़कर कलाकारी की चीजें बनाने के लिए, आर्किटेक्चर वगैरह में यूज होने लगा। कांसे की मूर्तियां बनने लगी, बर्तन बनने लगे और भी कलाकृतियां बनने लगी। लेखन प्रणाली, कुछ कुछ क्षेत्रों में कांस्य युग में लेखन प्रणाली का भी विकास होने लगा था। लोग रिकॉर्ड रखने के लिए, जानकारी रखने के लिए, व्यापार को अच्छा बनाने के लिए, ऐतिहासिक ज्ञान के लिए जो है लिखना चाहते थे। संक्षेप में बताऊं तो कांस्य युग ने, आप कह सकते हो, मानव सभ्यता को एक नींव दी कि जिससे मनुष्य आगे और अच्छा अपना विकास कर पाया। लोगों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू कर दिया, लोग व्यापार करने लगे, लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान आने लगा, लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन और व्यापार के महत्व पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता पर क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले शहरी नियोजन और विशेषज्ञता। देखो, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे ऐसे ये बड़े शहर थे जिनको बहुत योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, जहाँ शिल्प उत्पादन का भी काम होता था। इन जगहों पर शहरों के अलग अलग वर्ग के लोग जो होते थे वो अपना शिल्प का काम करते थे, हाथ का, ठीक है, चाहे मिट्टी के बर्तन बनाने हो या कोई सामान बनाना हो। सो विनिर्माण जानते थे वो। तकनीकी प्रगति, हड़प्पा वासी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे थे। धातु विज्ञान वो जानते थे, मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे, मनके बनाते थे भाई वो माला वाले। और इसके अलावा तांबे और कांसे के औजारों सहित धातु की वस्तुओं का भी उत्पादन वो लोग करने लगे थे तकनीकों के माध्यम से, जिससे शिल्प कौशल उनका अच्छा हो गया था। और व्यापार नेटवर्क इनके बहुत अच्छे थे। हड़प्पा सभ्यता सभ्यता के अंदर और बाहर के क्षेत्रों के साथ बहुत अच्छा व्यापार करती थी, यानी कि सभ्यता के अंदर जितने क्षेत्र हैं वो भी आपस में व्यापार करते थे, बाहर के जो दूसरी सभ्यताएं हैं उनके साथ भी व्यापार होता था। माना जाता है मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ओमान वगैरह की जगहों से हड़प्पा वालों के व्यापारिक संबंध होते थे। आर्थिक समृद्धि, शिल्प उत्पादन और व्यापार से हड़प्पा के लोग आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हो गए। वस्तुओं और संसाधनों के आदान प्रदान से आर्थिक विकास बढ़ा, जिससे एक अच्छा समाज बना। फिर उसके बाद है सांस्कृतिक आदान प्रदान। देखो, व्यापार से केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि हड़प्पा और उसके आसपास की जो सभ्यताओं में जब ये लोग आपस में व्यापार करते थे तो एक सांस्कृतिक संपर्क भी बनता है। आप दूसरों के कल्चर को सीखते हो, आपको उनके कल्चर की बातें पता चलती हैं। सामाजिक जटिलता का प्रतीक, कुछ विशिष्ट कारीगर होते थे जिनकी उपस्थिति और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला एक सामाजिक रूप से जटिल और संगठित समाज का संकेतक है। मीन्स इनकी समाज के अंदर कारीगर लोग बहुत ज्यादा होते थे जो यही काम करते थे शिल्प वगैरह का। और इनसे जैसे मनके बनाना, बाट बनाना, मोहरें बनाना, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती थी इससे एक समाज बनता है पूरा।
कलाकृतियों की खोजें। देखो जब खुदाई होती है तो मिट्टी के बर्तन निकलते हैं, मोहरें निकलती हैं, मूर्तियां निकलती हैं, गहने निकलते हैं, ढेर सारी कलाकृतियां निकलती हैं जो बताती हैं कि भाई हड़प्पा के कारीगर बहुत कुशल थे। और ये कलाकृतियां हमें ये भी बताती हैं कि हड़प्पा के लोगों का दैनिक जीवन कैसा था, वो कौन से धर्म में विश्वास रखते थे, कैसे व्यापार करते थे, किसके साथ व्यापार करते थे। संक्षेप में बताऊं तो हड़प्पा सभ्यता का शिल्प उत्पादन और व्यापार इसकी सफलता का एक अभिन्न अंग है। मीन्स इसी की वजह से हड़प्पा सभ्यता बहुत ज्यादा सफल रही। आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता का नाम आज याद किया जाता है। दूर दूर तक उनका व्यापार का नेटवर्क फैला हुआ था और वो अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यता थी, इसमें कोई शक नहीं है। अगला प्रश्न है चीन शांग की कांस्य युगीन सभ्यताओं के समाज और धर्म का वर्णन करो। यानी कि जो है शांग डायनेस्टी, शांग वंश, चीन के अंदर शांग, ये इसमें समाज कैसा था और ये धार्मिक इनकी विशेषताएं बतानी है। समाज की बात करें तो समाज में एक पदानुक्रम होता था, जैसे एक हायरार्की होती थी। सबसे ऊपर राजा होता था और राजा के बाद में अभिजात अमीर लोग, फिर शिल्पकार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, हाथों का काम करते हैं, और किसान होते थे लास्ट में। सो ये एक समाज की हायरार्की थी। कुलीन अभिजात वर्ग, शासक वर्ग में कुलीन लोग होते थे, अमीर लोग जो अक्सर जमींदार होते थे, उनका धन और प्रभाव भूमि से जुड़ा हुआ था। मीन्स वो शासन करने में बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते थे। और मैं अगर आपको बताऊं आगे, शिल्पकार और किसान। शिल्पकार लोग श्रमिक होते थे, मजदूर होते थे जो कांसे के बर्तन, कलाकृतियां बनाते थे, अलग अलग बर्तन बनाते थे, वस्तुएं बनाते थे। दूसरी ओर किसान मुख्य रूप से खेती करते थे और इससे आर्थिक रूप से समाज इनका बहुत स्थिर था। कांस्य प्रौद्योगिकी, शांग राजवंश अपनी कांस्य प्रौद्योगिकी के लिए प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है। कांसे का उपयोग इन्होंने बहुत अच्छे से किया, बर्तन बनाने में, हथियार बनाने में, उपकरण बनाने में। सो कांसे की वस्तुओं का कब्जा धन और स्थिति का प्रतीक बन गया। मीन्स जिसके पास कांसे की वस्तुएं ज्यादा होती थी वो माना जाता था कि बहुत अमीर इंसान है। धर्म की बात करें तो ये अपने पूर्वजों की पूजा करते थे। जीवित लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं को बहुत ज्यादा एक दैविक शक्ति मानते थे। आत्माओं के साथ वो लोग संवाद करने की भी कोशिश करते थे, पूजा पाठ करते थे। राजा की भूमिका बहुत जरूरी होती थी। राजा जो होता था इसमें वो धार्मिक प्रथाओं में बहुत महत्वपूर्ण होता था। लगता था कि लोगों को परमात्मा से मिलाने वाला राजा ही है और देवताओं के साथ राजा ही बातचीत कर सकता है, ऐसा वो मानते थे। ओरेकल अस्थि अटकल या ओरेकल बोन, ये क्या है? शांग राजवंश के अंदर एक धार्मिक प्रथा होती थी जिसमें ओरेकल की हड्डियां होती थी जो आमतौर पर कछुए के या आप कह सकते हो कि हड्डियों से वो पूरी वो हड्डियां होती थी और उन पर कुछ प्रश्न अंकित किए जाते थे, उन पर कुछ लिखा जाता था। जैसे मैं आपको यहां से दिखाता हूँ, ये देखो, ये हड्डी सी है कछुए की और ये इसके ऊपर कुछ प्रश्न लिखे जाते हैं, ठीक है। और ये हड्डियां जब टूटती हैं, दरार आती हैं, तो जो भी हिस्सा टूटेगा उस पे जो लिखा होता है वो कोई ना कोई आंसर माना जाता है, देवताओं ने उसका आंसर दिया है, आत्माओं ने उसका आंसर दिया है। तो ये ऐसा वो मानते थे। आध्यात्मिक प्रतीक था भाई। शांग लोगों की मेडिटेशन, अध्यात्म की तरफ बहुत इंटरेस्ट था और इसके अलावा अक्सर इनके शिलालेखों पर ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। और यही है कि भाई हमें बताते हैं कि इनकी ये देवी देवताओं को बहुत मानते थे, रीति रिवाज बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। फिर उसके बाद आगे है शमनवादी प्रथाएं। देखो शांग राजवंश के अंदर शमनवादी कुछ प्रथा होती थी जिसमें शमन मानव दुनिया और आध्यात्मिक क्षेत्र के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। मीन्स एक शमन की तरह कोई व्यक्ति होता था, साधु की तरह, जो आम दुनिया को एक आध्यात्म के साथ जोड़ने के लिए मीडिएटर का काम करता था, ठीक है। और इन विशेषताओं से हमें ये पता चलता है कि कांस्य युग के दौरान शांग जो राजवंश था वो बहुत ही ज्यादा सामाजिक और धार्मिक रूप से बहुत याद रखा जाता है उसे। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया की कांस्य युगीन सभ्यताओं के संदर्भ में अर्थव्यवस्था और राज्य गठन की प्रकृति का विश्लेषण करो। तो मेसोपोटामिया के अंदर अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर पूरी की पूरी डिपेंड थी। जो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी, दजला और फरात नदी के बीच उपजाऊ भूमि पर ज्यादातर निर्भर थे मेसोपोटामिया वाले। सिंचाई की प्रणाली अच्छी थी इनकी, पानी उपलब्ध रहता था जिससे कि खेती अच्छी हो जाती थी। और मेसोपोटामिया में धीरे धीरे बड़े बड़े शहरों का उदय हो रहा था, और जैसे उर है, उरूक शहर है, बेबीलोन है। इससे राज्य को एक अब शासन चाहिए था, अच्छा राजनीतिक संस्थाएं चाहिए थी, तो आर्थिक रूप से भी मेसोपोटामिया बहुत ज्यादा अच्छा होने लगा था। वे क्षेत्र के भीतर और दूर की सभ्यताओं के साथ व्यापार भी करते थे मेसोपोटामिया वाले।
मेसोपोटामिया में ये जो राज्य या साम्राज्य का गठन हो रहा था, इससे ये होता है कि अक्सर ये केंद्रीकृत होता था, जो साम्राज्य होता था, मीन्स राजा का शासन होता था, जो खुद को मानता था कि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है मुझे, बहुत ताकतवर होता था राजा। संसाधनों का प्रबंधन, सिंचाई की प्रणाली और रक्षात्मक दीवार बनाना, बड़ी बड़ी दीवारें बनाना, ये सब किया जाता था मेसोपोटामिया में। और जरूरत पड़ने पर राज्यों के भीतर शक्ति का सुदृढ़ीकरण भी किया जाता था, मीन्स उनकी सेना सीना वगैरह भी इनकी बहुत अच्छी थी। और लेखन के उद्भव, अब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, एक से सो जैसे जैसे मेसोपोटामिया के अंदर लेखन कला का उद्भव हुआ, तो उन्होंने अपनी एक लिपि बनाई, जिसको वो क्यूनिफॉर्म लिपि कहते हैं। क्यूनिफॉर्म लिपि में होता क्या था इनका, कि भाई मतलब एक मिट्टी की पट्टिका ये लोग बनाते थे, और सरकंडे के पौधे की तीखी नोक से उस गीली मिट्टी के ऊपर पट्टिका पे ये लिखते थे, धूप में उसको सुखा देते थे। और वो उससे क्या फायदे होते थे कि भाई वो सारा आंकड़ा जो डेटा वगैरह होता था उसको वो संभाल कर रिकॉर्ड की तरह रखते थे, जो भी उनके कानून वगैरह होते थे उस पर वो लिख दिया करते थे, और जो उनको टैक्स वगैरह लेना होता था टैक्स लिख दिया करते थे, जो लेन देन होता था वो उस पर लिख दिया करते थे। सो ये होता था। और क्या है, मेसोपोटामिया में अर्थव्यवस्था और राज्यों का गठन आपस में बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि जब कृषि से प्राप्त जो भी अधिशेष होता था, जो पैसा बच रहा था, जो भी फायदा हो रहा था, उससे शहरों का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो संसाधन थे जितने मेसोपोटामिया के, उसका प्रबंधन करने के लिए एक शासन की जरूरत पड़ी। देखो भाई, जब पैसा ज्यादा कमाओगे तो आपको जो संसाधन है वो मैनेज करने पड़ेंगे एक बड़े क्षेत्र में। उसके मैनेजमेंट के लिए आपको एक सरकार चाहिए होती है, मीन्स एक राजा साम्राज्य चाहिए होता है। सो धीरे धीरे इसी तरीके से साम्राज्य का उदय होने लगा। संक्षेप में बताऊं तो मेसोपोटामिया कांस्य युग की सभ्यताओं में बहुत ही ज्यादा फेमस थी। इसका आर्थिक विकास बहुत ज्यादा हुआ, और इसका आर्थिक विकास और इसके राज्य का गठन आपस में जुड़ा हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया। उपजाऊ भूमि, अच्छी सिंचाई प्रणाली, बढ़ता हुआ व्यापार और केंद्रीकृत ये जो इनका एक साम्राज्य था, इसके उदय के बाद प्राचीन मेसोपोटामिया का समाज एक बहुत अच्छा समाज बनकर उभरा। अगला प्रश्न है मिस्र, खासकर पुराना साम्राज्य, इजिप्ट के अंदर एक पुराना साम्राज्य था मिस्र का। सो उसकी ये कांस्य युगीन सभ्यता है, उसकी आपको अर्थव्यवस्था की प्रकृति बतानी है और राज्य के बारे में बताना है। प्राचीन मिस्र के अंदर पुराना साम्राज्य था, और उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बेसिकली खेती पर आधारित थी। नील नदी के पास ये लोग रहते थे। कृषि की बात करें तो नील नदी से ये सिंचाई करते थे। नील नदी में जो उपजाऊ मिट्टी थी, आसपास जो बाढ़ के मैदान थे, उससे मिट्टी बहुत अच्छी हो गई, जिससे वहां लोग खेती करने लगे। मिस्र के लोग जो थे वो फसल की खेती के लिए पानी का उपयोग करने के लिए आसपास जो नील नदी का पानी था वो यूज करते थे। फसल में विविधता होती थी भाई, ये लोग गेहूं जौ मुख्य रूप से उगाते थे, जो इनका आहार भी बना। अन्य फसलें भी होती थी जैसे लिनन और बहुत सारे फल सब्जियां ये लोग उगाते थे। अधिशेष कृषि उत्पादन, देखो जब इनकी कृषि अच्छे से सफलतापूर्वक होने लगी तो अधिशेष खाद्य उत्पादन हुआ, मींस इनके पास ज्यादा से ज्यादा बचने लगा, जिससे बढ़ती आबादी का एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया। जब लोगों के पास खाना ज्यादा बचता है एक जगह पर, जो लोग रहते हैं परमानेंट स्थायी होकर, तो वो जनसंख्या भी वहां फिर बढ़ती है। श्रम और कराधान, अब इसका मतलब है एक वहां पर श्रम प्रणाली होती थी जिसको कहा जाता है कौरवी श्रम प्रणाली। ये होता क्या है, जो वहां का साम्राज्य होता था उसने एक कौरवी श्रम प्रणाली लागू करी थी मिस्र के अंदर पुराने साम्राज्य में, जहां किसानों को पिरामिड जैसी स्मारक जैसी संरचनाओं के निर्माण सहित अन्य राज्य के जो भी प्रोजेक्ट होते थे उस पर काम करना पड़ता था। किसानों से पिरामिड वगैरह बनवाते थे ये लोग। पिरामिड आप समझ रहे हैं, पिरामिड एक तरीके से जो होते हैं इजिप्ट के पिरामिड, उस तरीके से वो उनसे बनवाए जाते थे। और अगर मैं आपको बताऊं, कृषि उपज पर कर, जो साम्राज्य होता था वो कृषि के ऊपर टैक्स लगाता था भाई वहां पर, जिससे राज्य को पूरा पैसा मिलता था। व्यापार और वाणिज्य की बात करें, अर्थव्यवस्था काफी हद तक इनकी आत्मनिर्भर थी, मीन्स ये पड़ोसी क्षेत्रों के साथ व्यापार वगैरह भी करते थे। व्यापार में ये कीमती धातु, लकड़ी और बाकी विलासिता की वस्तुएं जैसे सामानों के आदान प्रदान की मतलब करते थे भाई व्यापार, ये सब चीजों का। और इसके अलावा राज्य का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था व्यापार वगैरह को नियंत्रण में लाने के लिए। शिल्प कौशल इनका बहुत अच्छा था, जो कारीगर थे वो कुशल होते थे, मिट्टी के बर्तन बना लेते थे, आभूषण बना लेते थे, कपड़े वगैरह ये बना लेते थे, उत्पादन करते थे उनका। और
लगातार ये जो व्यापारी लोग होते थे इनका एक संगठन होता था जिसको गिल्ड कहा जाता था, ये बनाकर सामानों को उनका व्यापार करते रहते थे। लगभग 2686 ईसा पूर्व से लेकर 2181 ईसा पूर्व तक ये पुराना साम्राज्य चला था। इसका राज्य केंद्रीकृत था और इनकी नौकरशाही मीन्स इनके अधिकारी लोग बहुत अच्छे थे। राज्य गठन में एक प्रमुख कारक नील नदी थी, बिकॉज ये नील नदी के पास रहते थे, जिससे सभ्यता को एक सहारा मिला, लोग रहने लगे वहां पर, कृषि करने के लिए जगह अच्छी बनी, खाना अच्छा उनका बचने लगा, फसल अच्छी हुई। और जब अधिशेष बचता है, एक्स्ट्रा बच जाता है आपके पास फसल वगैरह, तो आप एक जगह पर जनसंख्या भी वहां पे बढ़ जाती है। सो ये जो पुराना साम्राज्य था मिस्र का, अक्सर ये अपनी पिरामिड वाली संरचना जो स्मारक होते थे उसके लिए जाना जाता है। पिरामिड बनाते थे ये लोग, और इसके लिए किसानों को ही वहां बुलाते थे, मजदूरों को बुलाते थे। और इस अवधि के दौरान राज्य मामलों का प्रबंधन करने के लिए नौकरशाही भी होती थी। नौकरशाही क्या होती है, मीन्स जैसे आजकल आईएएस ऑफिसर होते हैं, सो उस टाइम के राजा जो होते थे उनके साथ अधिकारी लोग होते थे। उस टाइम जो राजा होते थे उनको फेरो कहा जाता था या फिरौ कहा जाता था, और उन्हीं की सरकार चलती थी। कुछ ऐसे दिखते थे जो इनके राजा होते थे, फेरो। ठीक है, इस तरीके से इजिप्ट के राजा होते थे जिनको फेरो कहा जाता था, फिरौ कहा जाता था। और ये इजिप्ट भी, इसके जो पिरामिड है आपको दिख रहे होंगे, इजिप्ट के पिरामिड कुछ इस तरीके से थे। सो ये सब बनाया जाता था। लिखित भाषा विशेष रूप से चित्रलिपि होती थी इनकी, ये ज्यादातर चीजों का चित्र बनाते थे, चित्र से ही सारी डिटेल्स हमें इनकी पता चलती थी। और अगर मैं आपको बताऊं, इसके अलावा धर्म ने फेरो के अधिकार को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माना जाता था ये जो फेरो होता है, जो राजा, ये देवताओं द्वारा भेजा गया है पृथ्वी पर, देवता का रूप है, ऐसा माना जाता था। इस पर कोई विवाद नहीं करेगा, जैसा फेरो बोलेगा वैसा सबको करना है। संक्षेप में बताऊं तो मिस्र की कांस्य युग की सभ्यताओं के अंदर विशेष रूप से जो पुराना साम्राज्य है, जो मैंने आपको पूरा ये बताया है, ये नील नदी के पास था, खेती अच्छी होती थी, खाद्य उत्पादन इनका ज्यादा होता था, स्मारक वगैरह ये बनाते थे पिरामिड जैसी, और इसी के कारण ये पूरा एक इनका केंद्रीकृत साम्राज्य बना जिसका मेन राजा फेरो होता था। और नौकरशाही इनकी बहुत अच्छी थी, लिखित भाषा थी इनकी, चित्रलिपि भी थी इनकी, और इस तरीके से इनका साम्राज्य चला। अगला प्रश्न है, मिनोअन की कांस्य युगीन सभ्यताओं के राजनीतिक और आर्थिक विकास पर चर्चा करो। मिनोन सभ्यता जो है ये कांस्य युग की एक सभ्यता थी, लगभग 2000 से 1400 ईसा पूर्व इसका टाइम है। क्रेटे द्वीप पर ये होते थे ये लोग, क्रेटे नाम से एक द्वीप है, मैं आपको यहां से समझाता हूँ। ये देखो, ये हमारा इंडिया है, यहां से आप लेफ्ट में होते हुए जाओगे तो यहां पर आपको एक जगह दिखेगी क्रेट, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ एक इलाका क्रेट। ठीक है, बिल्कुल ग्रीस के नीचे ही है। सो यहाँ पर ये लोग रहते थे। इनका शासन विकेंद्रीकृत था, मीन्स इनकी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी थी कि भाई मतलब प्रशासनिक केंद्र होते थे, उनको संभालने के लिए फिर छोटे छोटे और भी कई अधिकारी होते थे। इसके सबूत हमें छोटे छोटे महल मिलते हैं वहां पे, इनके प्रशासनिक केंद्र मिलते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से शक्तियां एक के पास नहीं थी, इन्होंने शक्तियां बांट रखी थी। शक्ति के केंद्र के रूप में महल, मिनोन लोग जो होते थे उन्होंने नोसोस, फिस्टोस और मालिया जैसी जगहों पर, ये तीन जगहों के नाम है, नोसोस, फिस्टोस और मालिया, इन तीन जगहों पर बड़े बड़े महल बनाए थे इन्होंने। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं, ये हमें बताते हैं कि ये महल इनके प्रशासनिक, आर्थिक और धार्मिक केंद्रों के रूप में उभरे। इन महलों के आसपास बड़ी बड़ी इन्होंने किलेबंदियां करवा रखी थी। और धार्मिक प्रभाव की बात करें तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि धार्मिक और पुरोहित हस्तियों का महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव होता था। जो पुरोहित लोग होते थे, संत महात्मा, उनका साम्राज्य में बहुत इन्फ्लुएंस होता था। मिनोन लोग जो होते थे वो कला और कलाकृतियों के अंदर धार्मिक प्रतीक बनाते थे, पूजा पाठ जो वो करते थे, अनुष्ठान करते थे, वो बहुत उनके कलाकृतियों में देखने को मिलता है। और इससे पता चलता है धार्मिक और राजनीतिक शक्तियों के बीच में कनेक्शन था। व्यापार और कूटनीति की बात करें तो मिनोन लोग जो होते थे वो नाविक थे, बेसिकली नाव अच्छी चलाते थे, और भूमध्य सागरीय संस्कृतियों के साथ उनका व्यापार भी होता था। और ये आर्थिक गतिविधि से उनके राजनीतिक रिश्ते भी अच्छे हुए, जिनसे एक मतलब यही है कि भाई आसपास की जो सभ्यता थी उनसे ये लोग अच्छी बनाकर रखते थे। लीनियर ए स्क्रिप्ट, दुर्भाग्य है हमारा कि मिनोन लोगों की जो लिपि है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, जिसको लीनियर ए नाम से जाना जाता है, ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है।
और उनके लिखित रिकॉर्ड और प्रशासनिक प्रणाली को समझने में हमारी क्षमता थोड़ी कम है, मीन्स ज्यादा नॉलेज नहीं मिलती। जो समझी गई लिपि है उससे उतना ज्यादा नहीं पता चलता, जितना पता चलता है वो मैंने आपको बता दिया है। व्यापार और वाणिज्य के बारे में हो चुका है, मैंने आपको पीछे बता भी दिया है। और ये लोग भाई मतलब आसपास की सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे और उन्होंने व्यापार मार्ग स्थापित किए, बड़े बड़े रास्ते बनाए व्यापार के लिए, जो मिस्र, अनातोलिया जो आज का तुर्की है, लेवंत, ये सारी जगहों को जोड़ते थे। सो मिनोन लोगों के जो महल होते थे उनमें पाए जाने वाले जो लग्जरी के आइटम है जैसे मिट्टी के बर्तन, गहने और कीमती धातुएं एक संपन्न व्यापार नेटवर्क को दिखाती है। मीन्स इनका व्यापार सिस्टम बहुत अच्छा था। कृषि की बात करें तो मिनोन लोगों की अर्थव्यवस्था में कृषि बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो क्रेटे नाम की जगह है उसकी उपजाऊ मिट्टी थी वहां पर, और वो अनाज, जैतून और अंगूर की फसलें की मतलब फसलों की खेती करते थे। मिनोन लोग जो होते थे वो पशुपालन भी करते थे, भेड़ बकरी जैसे पशुओं को पालते थे। और यही है भाई, जब वो ज्यादा फसल उगा रहे थे तो उनका व्यापार अच्छा हो रहा था, जिससे वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे थे। शिल्प कौशल और उद्योग की बात करें तो मिनोन लोग अपनी शिल्प कौशल के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने जटिल मिट्टी के बर्तन बनाए, दीवारों पर चित्र बनाए, धातु का काम करना वो लोग जानते थे, अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं बनाते थे, जिससे वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में घुसे। लोगों ने उनकी वस्तुओं को डिमांड करी, लोगों को उन्होंने बेचा अपना सामान। शहरीकरण की बात करें तो मिनोन सभ्यता में अच्छे सुनियोजित और विकसित शहर होते थे। नोसोस जैसे बड़े बड़े शहर थे जिनकी सड़कें बहुत अच्छी थी, पक्की थी, बहुमंजिला इमारतें थी वहां पे। तो यही पता चलता है कि भाई शहरी था इनका जो पूरा एरिया था। मुद्रा का उपयोग, मिनोन लोगों ने कोई ज्यादा धन का उपयोग नहीं किया, परंतु वे वस्तुओं और मूल्यों की मानकीकृत इकाइयों का उपयोग करके वस्तु विनिमय और व्यापार की प्रणालियों में लगे हुए थे। मीन्स वस्तु विनिमय करते थे, सामान के बदले सामान, और बहुत सारी वस्तुएं जैसे कीमती धातुओं की सिल्लियां और मानकीकृत वजन एक परिष्कृत आर्थिक प्रणाली को सुझाव देते हैं। मीन्स ये लोगों को तोलना, वजन करना भी आता था, ठीक है। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि इनको एक स्टैंडर्डाइज तरीके से चीजों को नापना तोलना आता था। भंडारण सुविधाएं, मिनोन लोगों ने जो भी इनके पास फसल एक्स्ट्रा बच जाती थी उसको संग्रह करके रखने के लिए बड़े बड़े अन्नागार बना रखे थे भंडारण करने के लिए। जब भंडारण की सुविधाओं ने कमी के समय में मदद करी, मीन्स कभी अकाल पड़ गया तो वो फसल जो हमने स्टोर कर रखी है वो यूज हो जाती थी, जिससे आर्थिक चुनौतियां नहीं आती थी। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया में लेखन कला की उत्पत्ति के बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है, लॉन्ग भी क्वेश्चन आ सकता है। इनकी लिपि जो होती थी लेखन कला के अंदर वो क्यूनिफॉर्म लिपि होती थी। क्यूनिफॉर्म लिपि में होता क्या है, ये सबसे पुरानी जो लिखित प्रणालियों में से एक है। ये जो क्यूनिफॉर्म स्टाइल है इसका उपयोग करके मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर मैं आपको बताऊं निशान बनाए जाते थे। देखो यहां से आपको पता चलेगा, ये एक सरकंडे के पौधे की तीखी नोक होती थी और उससे ये लोग निशान बनाते थे गीली मिट्टी के ऊपर, और इसी मिट्टी को ये धूप में सुखाते थे, और यही यही उनकी पट्टिका है जिसपे वो लोग लिखते थे मेसोपोटामिया वाले। सुमेरियन लोगों का योगदान, दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो लोग रहते थे उनको सुमेरियन कहा जाता था। 3500 ईसा पूर्व के आसपास लेखन प्रणाली विकसित करने वाले पहले व्यक्ति वही थे। शुरुआत में क्यूनिफॉर्म जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, जो वास्तविक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता था। मीन्स वहां पे चित्र बना के दिखाया जाता था। समय के साथ साथ वो ध्वनियों और धीरे धीरे उसमें चिन्ह बहुत सारे ऐड होते चले गए, धीरे धीरे उनका विकास हुआ। मीन सबसे पहले सुमेरियन लोगों ने इनका विकास किया था लिखने का। रिकॉर्ड रखना, लिखने का प्राथमिक कारण यही होता था, ये लोग रिकॉर्ड रखना चाहते थे भाई। जो लेन देन इनका होता था, आर्थिक जो माल आता था, इनका व्यापार होता था, प्रशासनिक मामले होते थे, उसको लिखते थे। आर्थिक लेन देन, व्यापार में जो समझौते होते थे, ऋण लोन वगैरह ये लोग देते थे, लिस्ट वगैरह बनाते थे। ये सारी चीजों को डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए लिखना बहुत जरूरी होता है। सो इसी से अधिकारी लोग जो है कामकाज के लिए इस चीज को लिखते थे और लेखन प्रणाली का विकास हुआ। प्रशासनिक उपयोग की बात करूं तो जनगणना का रिकॉर्ड रखने के लिए, जो टैक्स लिया जाता था उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, जो मजदूर काम करते हैं उनका मैनेजमेंट रखने के लिए, प्रशासन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्यूनिफॉर्म लिपि जो होती थी वो बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती थी, जिससे कि ये बहुत स्पेशल बनाती है मेसोपोटामिया को। और साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथ, अगर मैं आपको बताऊं क्यूनिफॉर्म का उपयोग साहित्य लिखने के लिए और धार्मिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था। महाकाव्य जो है मेसोपोटामिया की कहानियां, भजन
पुराने पुराने ग्रंथ मेसोपोटामिया के मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखे हुए हैं, जो हमें पुराने मेसोपोटामिया के वासियों की सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के बारे में भी बताते हैं। एकाधिक लेखन प्रणालियां, समय के साथ साथ मेसोपोटामिया में और भी सभ्यताएं आई, जैसे अक्कदियन, बेबीलोनियन। इन्होंने अपनी भाषाओं के लिए क्यूनिफॉर्म लिपि को अपनाया और धीरे धीरे उसको अपडेट करा। सो इस तरीके से धीरे धीरे अपडेट होते गए। मिट्टी की पट्टिका, देखो मेसोपोटामिया में लिखने का सबसे बड़ा माध्यम मिट्टी की पट्टिका होती थी। ये पट्टिका टिकाऊ होती थी, एक बारी पक्की हो गई तो ये जल्दी टूटती नहीं थी और आसानी से इनको पकाया जा सकता था धूप के अंदर। और प्राचीन मेसोपोटामिया के समाज के बारे में जो भी जानकारी हमें आज मिलती है, मोस्टली वो इन्हीं कीलाकार पट्टिकाओं से मिलती है। कुल मिलाकर मेसोपोटामिया में लेखन की उत्पत्ति से मानव का सांस्कृतिक विकास हुआ, बौद्धिक विकास हुआ, मानव ने लिखना सीखा। मील का पत्थर था भाई एक तरीके से, जिससे सभ्यताओं ने धीरे धीरे रिकॉर्ड रखना शुरू किया। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें, फीडबैक जरूर लिखें एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय